Hello students and a very warm welcome to my channel Godavari IAS and we are going to start a new initiative है। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है कलम उठाओ इनिशिएटिव। अब कलम उठाओ इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? अब आप नाम से ही समझ रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू आंसर राइटिंग। सो कलम उठाओ इनिशिएटिव हम अपने चैनल गोदावरी आईएएस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इनिशिएटिव का टारगेट क्या है? आपको पुश करना, आपको इनिशिएट लेने के लिए पुश करना कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। अगर आप समझो कि एक बात समझते हैं, इफ यू नो यूपीएससी या यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम कितने स्टेजेस में होता है? तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? इज द प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो फर्स्ट स्टेज इज व्हाट? प्रिलिम स्टेज है जिसमें आपका जो नॉलेज टेस्ट होगी थ्रू होगी एमसीक्यू मेथड, एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। तो दिस इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव टाइप। सो आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है आपने करेक्ट आंसर ढूंढना है ऑप्शन में से और मार्क करना है। तो प्रीलिम स्टेज क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप स्टेज है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो सेकंड स्टेज, एंड ये आपको ये भी पता है, दिस इज व्हाट? ओनली अ क्वालिफाइंग स्टेज। जितना भी मार्क्स आप प्रीलिम्स में स्कोर करते हो वो आपकी मेरिट में ऐड नहीं होता है। तो सेकंड स्टेज जो लेकिन है हमारी, वो क्या है? सब्जेक्टिव स्टेज है जिसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग डिपिक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेज जो कि हमारा मेन स्टेज है, इसमें एग्जाम आपको कैसे देना है? इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है किस चीज की? आंसर राइटिंग की। तो आप कितना अच्छा बढ़िया आंसर लिखते हो वही डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, राइट? और ये जो है दीज मार्क्स आर एडेड इनटू द मेरिट, ये क्वालिफाइंग नहीं है। मेंस के मार्क्स और मेरिट कैसे डिसाइड होगी? तो पहले ये समझते हैं। तो मेंस में आपके जितने मार्क्स आए और जितने थर्ड स्टेज में जो कि पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें जितने मार्क्स आए, तो पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स जिसको हम सिंपली इंटरव्यू कहते हैं, और जो आपकी सेकंड स्टेज है मेंस में जितने मार्क्स आए, दोनों के आंसर ऐड होके आप दोनों के मार्क्स ऐड होके आपके मेरिट में ऐड हो रहे हैं। इट मीन्स आप रिकॉग्नाइज करिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेंस का, राइट? तो मेंस में क्या है? मेंस में सारा खेल ही किसका है? आंसर राइटिंग का। तो आपने अपना आंसर लिखना है। देखिए एग्जामिनर आपको देख नहीं सकता, एग्जामिनर ये भी नहीं जानता कि आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि बर आपकी नॉलेज, आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितनी प्रेपरेशन करी है, ये इसको इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को कैसे मिलेगी? थ्रू योर आंसर। जो आपने आंसर लिखा है वही तो आपका आंसर आपकी ही बात बोल रहा है। इट मीन्स आपने एकदम आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, बढ़िया आंसर लिखना है। देखिए बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, दे नो द आंसर ऑल्सो क्वेश्चन, लेकिन क्या है, उनको सही वर्ड्स में सही तरीके से उसको फ्रेम नहीं करना आता, स्ट्रक्चर नहीं करना आता, और दे स्कोर लेस। तो उनका मार्क्स कम आता है। आंसर जानते हुए भी मार्क्स कम आना वो तो बुरी बात है। देखो आता ही नहीं है तो फिर तो क्या है, पहले आपको नॉलेज बेस इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को, दे नो द आंसर, दे हैव नॉलेज, बट दे डू नॉट नो हाउ टू राइट एग्जैक्टली राइट द आंसर। इट मीन्स आंसर राइटिंग क्या है? आंसर राइटिंग में आपको दो चीजें चाहिए। आंसर राइटिंग में दो चीजें क्या चाहिए? सबसे पहले यू नीड नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, क्योंकि उस नॉलेज से क्या जनरेट होगा? कंटेंट, जो आपने आंसर के बीच में डालना है। तो जितनी आपने नॉलेज प्रीलिम्स में गेन करी और जितनी ड्यूरिंग द प्रेपरेशन स्टेज जितनी भी आपने नॉलेज कलेक्ट की, वो आपका सारा क्या बन रहा है? नॉलेज बेस, आपका कंटेंट डेवलप हो रहा है। तो कंटेंट तो स्टूडेंट्स का डेवलप ही होता है।
लेकिन जो सेकंड पार्ट आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्किल टू राइट अ गुड आंसर। एक बढ़िया आंसर लिखने के लिए क्या है, स्किल चाहिए। अभी आप अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स ही ले लो, खाना बनाना है जैसे फॉर एग्जांपल, या चाय बनाना ले लो। अभी चाय में सबके पास सेम इंग्रेडिएंट रहता है, एवरीबॉडी जो जो भी चाय बना रहा है सबके पास चाय पत्ती है, चीनी है, क्या है, पानी है, दूध है ना। लेकिन किसी की चाय का टेस्ट खराब है और किसी की चाय बहुत बढ़िया है। तो किसी के चाय वाले ठेले पे देखो बहुत रश होगा क्योंकि उसकी चाय बहुत अच्छी होगी, और किसी की नहीं अच्छी होगी, राइट। उसका क्या मतलब है, मतलब इंग्रेडिएंट यू आर यूजिंग सेम, मतलब कंटेंट आप सेम यूज कर रहे हो, लेकिन टेस्ट डिफरेंट डेवलप हो रहा है। क्यों? उसके लिए क्या है, एक के पास है चाय बनाने की स्किल तो वो बढ़िया बना रहा है, दूसरे के पास नहीं है। वही बात आंसर राइटिंग में है। तो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास अच्छा कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है क्या, उस कंटेंट को सही तरीके से प्रेजेंट करना। इट मीन्स सेकंड जो पॉइंट है उसका भी उतना ही वेटेज है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ वेल यू राइट द आंसर। डू यू हैव द स्किल टू राइट अ गुड आंसर? आपके आंसर की प्रेजेंटेशन क्या है वो बहुत मैटर करती है। सो स्किल इज समथिंग विच यू कैन लर्न, तो आप सीख सकते हो। जब जैसे आपने नॉलेज कंटेंट सीख लिया, गैदर कर लिया, वैसे ही हम ये स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो इस इनिशिएटिव का, ये जो हम इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, कलम उठाओ इनिशिएटिव, इसका फोकस यही है, आप में डेवलप करना आंसर राइटिंग स्किल। तो हम क्या है, इस इनिशिएटिव के थ्रू वी आर गोइंग टू डेवलप द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। तो आप बढ़िया आंसर लिखते हो या आज आप खराब आंसर लिखते हो, लेकिन ये आप सबके लिए है। जो तो बढ़िया लिखता है उसका और पॉलिश हो जाएगा, और जो क्या है, बढ़िया नहीं लिखता या जिसने कभी आंसर ही नहीं लिखा उसके लिए भी है, बिकॉज इट वुड पुश यू टू राइट आंसर्स। बिकॉज रैंक किससे आएगा, आंसर राइटिंग से। एक ही ऐसी स्किल है जो सारी आपकी रैंकिंग बदल सकती है, एंड दैट इज आंसर राइटिंग स्किल। तो इसी पे फोकस करेंगे इन आर दिस इनिशिएटिव, राइट। तो अब इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या टारगेट्स रहेंगे हमारे इस कलम उठाओ इनिशिएटिव के। तो वी हैव 6 पॉइंट टारगेट्स अंडर दिस इनिशिएटिव। कलम उठाओ इनिशिएटिव के 6 टारगेट्स हैं। और कौन कौन से टारगेट्स हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग। अब क्या है जी, हम प्रिपेयर करते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, लक्ष्मीकांत फिनिश कर दिया, स्पेक्ट्रम फिनिश कर दिया, एनसीईआरटीज फिनिश कर दिए, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ढेर सारा कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, दिमाग में वो सब स्टॉक हो रहा है, लेकिन एक भी आंसर नहीं लिखते। क्योंकि एक क्या है, डर है, एक हिचकिचाहट है, एक रेजिस्टेंस है आंसर राइटिंग के लिए। हर स्टूडेंट को होता है, देखो कोई भी स्टूडेंट जो टॉपर्स भी रहे हैं, उनके भी अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे, सुनेंगे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो हर एक टॉपर ने यही बोला है कि इन द स्टार्टिंग जब भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी थी उनको भी इनर्शिया फील हुआ, एक रेजिस्टेंस फील हुई, लगता नहीं है, ऐसे हिम्मत नहीं आती है कि उठाओ कलम और लिखना शुरू कर दो आंसर, वो एक रेजिस्टेंस रहती है। तो हमें क्या है, इस इनिशिएटिव के थ्रू सबसे पहले तो उस रेजिस्टेंस को खत्म करना है। हमें क्या है, कलम उठानी है। देखो, जब आपने इस इनिशिएटिव के अंडर आंसर लिखने हैं, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने तो द बेस्ट आंसर लिखना है और बढ़िया आंसर लिखना है, या मैं खराब आंसर लिख गया या मैं पोस्ट नहीं करूंगा, नो। हमें क्या करना है, वी हैव टू ओवरकम द इनर्शिया। तो चाहे आप कितना भी खराब आंसर क्यों ना लिखें, चाहे वो आपको 10 में से 0 मार्क्स वाला आंसर ही क्यों ना लग रहा हो कि ये तो बहुत बेकार है, मुझसे बेकार तो किसी ने लिखा ही नहीं है, चाहे आपको ये भी फीलिंग आ रही है, और चाहे आपको लग रहा है कि मैं तो लिख ही नहीं सकता, मैं क्या ही लिखूंगा, कुछ भी आपके मन में आए, इन सारे थॉट्स को आपने क्या करना है, ओवरकम करना है और आंसर लिखना है। सबसे पहला स्टेप तो यही है।
काम खराब या अच्छा होगा, ये कैसे होगा? पहले उस काम को करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं बढ़िया आंसर लिखेंगे, मुझे बहुत अच्छा आंसर लिखना है, मुझे द बेस्ट आंसर लिखना है, लेकिन मैं पेज पे एक भी आंसर नहीं लिख रही हूँ, तो उससे मेरी कैसे स्किल डेवलप होगी? तो सबसे पहले चाहे घटिया लिखो, चाहे बढ़िया लिखो, पर लिखो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वही है टू ओवरकम द इनर्शिया। बिना ये सोचे कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये मत सोचो। पहले दिन बढ़िया नहीं लिखोगे, कोई भी जो स्किल है एक दिन में डेवलप नहीं होती है। अभी कोई क्या है, आर्किटेक्ट है और वो सोचे कि मैं पहली बिल्डिंग बनाऊं और वो ताजमहल से बढ़िया बना दूं, तो वो नहीं होगा। किसी भी स्किल में ये नहीं होगा। तो क्या है, रोटी बनाओ और पहले दिन ही गोल बन जाए, कहाँ लिखा? नहीं होगा। तो क्या है, कोई भी स्किल है धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से डेवलप होती है। तो हमने वही करना है। तो आपने क्या है, तभी मैंने इनिशिएटिव का नाम क्या रखा है, कलम उठाओ। तो कलम उठानी है और आंसर लिखना है। ये नहीं सोचना मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये बहुत खराब है, इसको तो नहीं लिखता हूँ, या वो सब छोड़ देना है हमें। हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू स्टार्ट। सो इस इनिशिएटिव का फोकस वही है कि आपके अंदर वो जो इनर्शिया है, रेजिस्टेंस है कि आंसर नहीं लिखना, उसको खत्म करना है। देखो मैंने इस पे बहुत स्ट्रेस किया है, बिकॉज आई नो आई हैव मेट सो मेनी स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेते हैं कई बार, लेकिन उन्होंने प्रीलिम्स से पहले एक भी आंसर नहीं लिखा होता। और बहुत सारे लोग जो अभी भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से आप में से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जो बहुत देर से तैयारी करे लेकिन आंसर एक भी नहीं लिखा। तो उसी चीज को टारगेट करते हुए वी हैव टू फर्स्ट ओवरकम दिस इनर्शिया और हमें आंसर लिखना है, राइट? और दूसरा जो एजेंडा है इस इनिशिएटिव का, इट इज बिगनर फ्रेंडली अप्रोच। तो हम जब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, दैट वुड बी लाइक, जो भी क्या है, जो काफी देर से आंसर लिख रहे होंगे उनको लगेगा दिस इज वेरी वेरी लाइक, जस्ट वेट मिनट। हाँ, तो सेकंड हमारा क्या है, हम कह रहे थे सेकंड व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस अप्रोच, दैट इट वुड बी बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्होंने कभी आंसर नहीं लिखा है, और उन्हीं उन्हीं को माइंड में रखते हुए वी हैव लाइक स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। दिस इज व्हाट बिगिनर्स फ्रेंडली अप्रोच रहेगी। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंपैरेटिवली इजियर होंगे और सिंपलर होंगे, जो आपको लिखने में क्या है, इजी लगे। क्योंकि टारगेट क्या है, फर्स्ट पॉइंट भी ध्यान में रखना है ना, कि हमें इनर्शिया ओवरकम करना है। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस दिए तो आपको क्या, फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में थोड़े से आंसर्स क्या है, इजी होंगे, बिगनर फ्रेंडली अप्रोच रखेंगे, सो दैट धीरे धीरे सब लोगों को एक मोटिवेशन आ जाए आंसर लिखने की, देन वी कैन रेज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो बिगनर फ्रेंडली अप्रोच रहेगा क्लास का। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द हैबिट ऑफ डेली आंसर राइटिंग। तो क्या है, वी आर गोइंग टू राइट आंसर्स डेली। तो रोज के हम दो क्वेश्चंस, इस इनिशिएटिव के अंडर आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे एवरी डे एंड यू हैव टू राइट आंसर। तो उससे क्या है, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी आंसर राइटिंग की, राइट? तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एक इनर्शिया भी निकल जाएगा और धीरे धीरे आपकी जो स्किल है वो भी डेवलप होने लग पड़ेगी, एक कंसिस्टेंसी आएगी। एंड इससे क्या होगा, व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स डेली यू विल मास्टर द स्किल। तो क्या है, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बेटर अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। आपको समझ आ जाएगा हाउ टू अप्रोच एनी क्वेश्चन। तो कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, किस क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग कैसा होना चाहिए, विद हैबिट यू विल मास्टर दैट। तो आपका आंसर राइटिंग स्किल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, डेवलप होने लग जाएगा। Then these two points are very very important. Under this initiative, I will be giving personalized feedback. तो जो क्वेश्चंस आपको दो दिए जाएंगे, आपने उसका आंसर देना है, एंड आई विल माई सेल्फ चेक योर आंसर्स। एंड Sunday, every Sunday we are going to what, have a session to review जितने भी क्वेश्चंस थे उसके ऊपर क्या है, उनके मॉडल आंसर्स डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए था।
एंड आपकी शीट्स को क्या है, वी विल ऑल्सो यूज योर शीट्स टू डिस्कस वेरियस पॉइंट्स की कौन सा पॉइंट कितना अच्छा लिखा था या क्या इम्प्रूव हो सकता था। पर्सनलाइज्ड फीडबैक भी मिलेगा आपको, एंड देन देयर वुड बी अ फैसिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। तो आप एक दूसरे के आंसर्स भी देख सकते हैं, उसको भी रिव्यू कर सकते हैं, एंड उससे क्या है, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सीख सकते हैं और एक दूसरे को लाइक गाइड भी कर सकते हैं कि ओके दिस पॉइंट यू शुड हैव रिटन लाइक दिस। तो एक दूसरे का क्या है, पीयर रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट रहेगा इस इनिशिएटिव का अंडर द कलम उठाओ इनिशिएटिव, राइट। और अब इसके फायदे क्या क्या होंगे, बेनिफिट्स देखो, एक तो कंसिस्टेंसी आएगी, रोज लिख रहे हैं, एक हैबिट डेवलप हो रही है आंसर राइटिंग की, एनर्शिया चला जाएगा, ऐसे डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मन को ये नहीं लगेगा कैसे आंसर लिखूं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आंसर राइटिंग के लिए, तो वो चले जाएगा, आपकी एक कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। रोज रोज आंसर लिखने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। देखो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में। अभी यूपीएससी क्या 3 घंटे दे रहा है, 3 आवर्स दे रहा है, एंड यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लिखने हैं 3 घंटों में। तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को कितने मिनट आ रहे हैं, 8 मिनट। तो आपने एक क्वेश्चन का आंसर 8 मिनट में लिखना है, इट मीन्स स्पीड मैटर्स। तो जल्दी से दिमाग प्रोसेसिंग कर सके कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसमें मुझे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं और किस ऑर्डर में लिखने हैं, मेरे क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, राइट। वो सब आपने बहुत तेजी से करना और देन फटाफट लिखना भी है, प्रेजेंटेशन भी नहीं खराब होना चाहिए, हैंड राइटिंग भी क्या है, अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सुंदर होना चाहिए, वो तो अब कईयों का ठीक है, ऐसा है कि बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन क्या है, पढ़ने लायक तो हो हैंड राइटिंग तो, राइट। तो वो सब कुछ स्पीड तेज में आपका हैंड राइटिंग खराब हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाई, उसका भी क्या फायदा। तो एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग को पढ़ भी पाए और आप स्पीड से 8 मिनट में सब कुछ कर पा रहे हो, एक बढ़िया आंसर लिख पा रहे हो, अच्छे से सोच पा रहे हो और स्ट्रक्चरिंग कर पा रहे हो, कौन सा पॉइंट कहाँ रखना है, और आपकी एक्यूरेसी भी है, जो पूछा है वही बता रहे हो। मैं पूछ रही हूँ एक्स, आप बता रहे हो वाई, तो उसका क्या मतलब है, कुछ फायदा नहीं है, चाहे आपने कितना भी सुंदर प्रेजेंटेशन किया हो, लेकिन आई एम आस्किंग एक्स, यू आर राइटिंग वाई, तो उसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। सो यू नीड टू राइट एक्यूरेट आंसर्स एंड यू नीड टू हैव अ स्पीड इन आंसर राइटिंग। तो ये सब डेवलप हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम इस इनिशिएटिव के थ्रू बहुत सारे आंसर्स लिखेंगे, राइट। देन आपका आंसर राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज आपके आंसर्स का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस टाइप के कंक्लूजन्स लिखने हैं, मेरे क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए था, कैसे आप उसको बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जहां लगे कि कुछ फ्लो चार्ट्स ऐड करने आप कर पाओ, वो धीरे धीरे यू विल मास्टर द आंसर राइटिंग स्किल। तो इसका फायदा ये भी होगा, राइट। देन आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा, एज जैसे प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, यू कीप ऑन सॉल्विंग एमसीक्यूज, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन तो आता है कि अच्छा मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया था, इससे मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, अब मेरा ठीक है रिवीजन होगी। तो मेंस का आपके पास क्या है, मेंस के लिए तो हमारे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही है ना। तो जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो इससे आपका वो भी बूस्ट होगा। देन यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो क्या है, आप हर क्वेश्चन जब आप आंसर लिखेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसके ऊपर डेट डालें, कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मैंने 29 जुलाई 2024 को लिखा, अब क्या है 15 दिन बाद आप अपने आंसर्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट 15 अगस्त को आप अपने आंसर देखिए कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आया, जो 29 अगस्त को जो जैसे मैं आंसर्स लिख रहा था, अब 15 डेज हो गए, क्या मेरे में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, राइट। तो यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर प्रोग्रेस कि क्या आपकी आंसर राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। मान लो नहीं हो रही है तो एनालाइज करना है कौन सा पॉइंट वीक है, वो कैसे करोगे, हाउ विल यू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड हाउ यू गोना कीप एन एनालिसिस।
तो आपने जब अपना प्रोग्रेस एनालिसिस करना है तो आपने एनालाइज करना है अपने आंसर्स को हर 15 दिन बाद कि मेरी आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट आ रही है और मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं लैग कर रहा हूँ, कई लोग कंक्लूजन सही से नहीं लिख पाते हैं, तो क्या मेरे कंक्लूजन लिखने में प्रॉब्लम है? क्या मैं अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ? या फिर क्या मेरे जो मेन कंटेंट मैंने लिखना है बॉडी में, जो मेन पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब क्या मेरा कंटेंट वीक है? मतलब मेरा नॉलेज बेस अभी वीक है, मुझे और इम्प्रूव करना है। तो आपने फोकस करना है, जब आपने ट्रैक की मैं बात कर रही हूँ, तो आपने खुद से ये रिव्यू करना है कि कौन सा पार्ट मेरा वीक रह रहा है, वॉट आई एम नॉट एबल टू डू। अच्छा, मेरा कंक्लूजन भी बढ़िया है, मेरा इंट्रोडक्शन भी अच्छा है, कंटेंट भी बढ़िया होता है कई लोगों का, लेकिन कई लोगों की क्या प्रेजेंटेशन बहुत पुअर होती है, तो उनको प्रेजेंटेशन नहीं आता। तो ये सब पॉइंट्स पे आपने देखना है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। तो ऐसे ही आप अपने प्रोग्रेस को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, जब आप डेली आंसर लिख रहे हो। एंड लास्ट ऑफ ऑल, यू विल लर्न द टाइम मैनेजमेंट स्किल, बिकॉज आपको पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक आंसर 8 मिनट से ज्यादा में नहीं लिखना, क्योंकि इससे ज्यादा वहां पे टाइम नहीं होगा। इससे ज्यादा आप टाइम लोगे तो क्या है, पेपर छूट जाएगा, पूरा नहीं होगा। सबसे पहले तो बड़ी बात क्या है, 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने, क्वेश्चन छोड़ के कोई नहीं आना, राइट। तो क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। तो क्या है, आपने जब आंसर राइटिंग करनी है तो आपने स्टॉप वॉच लगानी है, और स्टॉप वॉच पे 8 मिनट का टाइम लगाना है और आंसर लिखना शुरू कर देना है। और जैसे ही 8 मिनट हो गए, आपने आंसर लिखना बंद कर देना है, चाहे आपका आंसर कंप्लीट हुआ है चाहे नहीं हुआ है। तो जब आप कुछ दिन आपका आंसर छूटेगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको खुद से ही एनालाइज होगा कि मैं क्या टाइमली आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, 8 मिनट के बीच में मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यू विल पुश योर सेल्फ, तो वो धीरे 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 आपकी क्या है, टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो जाएगी, राइट। तो ये सब फायदे रहेंगे हमें इस कलम उठाओ इनिशिएटिव के। अब नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आंसर चलो लिख तो लेंगे, हिम्मत करके कलम उठा लेंगे, लेकिन लिखना क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। अभी क्या है, बिगनर्स के लिए ये, अभी आगे वाले सारे पॉइंट्स बिगनर्स के लिए। तो आंसर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट एन आंसर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आंसर राइटिंग, कि कैसे लिखे, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, पहले समझो फिर लिखो। तो सबसे पहला पॉइंट, आंसर लिखने के लिए, आंसर किसका लिखना है, एक सवाल है उसका जवाब देना है। अगर क्वेश्चन ही सही समझ नहीं आया तो आंसर कैसे सही होगा। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो लाई करता है आंसर राइटिंग में, वो क्वेश्चन में लाई करता है, कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ये नहीं हवा में उड़ा दिया क्वेश्चन, पढ़ा इतनी स्पीड से पढ़ा और कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से समझना है। अब वो कह रहा है व्हाट इज दिस, आप वहां पढ़ रहे हो व्हाई दिस, तो ध्यान से पढ़ना, व्हाट का वाई नहीं करना, जो पूछा है वो समझना है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। जब क्वेश्चन सही समझोगे तो ही आंसर सही लिखोगे। अगर क्वेश्चन ही गलत समझा तो आंसर तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन क्या रहेगा, यू नीड टू केयरफुली रीड द क्वेश्चन। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन एग्जामिनर देखो, उसमें जितने भी वर्ड लिखे हैं, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, कोई भी वर्ड वेस्ट नहीं है। तो हर एक वर्ड को आपने समझना है ध्यान से, नो वर्ड इज अ वेस्ट इन द क्वेश्चन। हर एक वर्ड का मतलब है और वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा और समझा। दूसरी बात, क्वेश्चन ढंग से पढ़ने के बाद यू शुड एनालाइज एंड अंडरलाइन व्हाट आर द की वर्ड्स। तो उस क्वेश्चन के की वर्ड्स क्या है, वो आपने अंडरलाइन कर लेने हैं, कि क्या की वर्ड्स हैं क्वेश्चन के, एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, उसका फोकस किन वर्ड्स पे है, उसका फोकस क्या है।
तो कीवर्ड्स क्या है, उसका फोकस एजेंडा क्या है क्वेश्चन पूछने का, तो उसको आपने अंडरलाइन करना है। और हर क्वेश्चन के एंड पे एक डायरेक्टिव दिया होता है, तो हर क्वेश्चन में क्या है, एक डायरेक्टिव वर्ड होगा। व्हाट इज डायरेक्टिव वर्ड? जो आपको ये बताएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है। डायरेक्टिव वर्ड्स जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होगा कमेंट ऑन, मतलब टिप्पणी करिए, तो एक वर्ड लिखा हो सकता है कमेंट, कोई वर्ड लिखा हो सकता है डिस्क्राइब, समटाइम्स देयर इज वर्ड रिटन क्रिटिकली एनालाइज, ये तो बहुत ज्यादा लिखा होता है, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस। तो हर एक वर्ड का मतलब है। अब कमेंट लिखा है तो क्या, कैसा आंसर लिखना है वो डिफरेंट होगा। जब डिस्कस लिखा है तब आंसर लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। जब वो कंपेयर कह रहा है तब आपने डिफरेंट अप्रोच के साथ आंसर लिखना है। व्हेन इट इज सेइंग क्रिटिकली एनालाइज, आलोचनात्मक क्या है, अध्ययन करिए, तो आपका आंसर डिफरेंट तरीके से होगा। तो कौन सा डायरेक्टिव दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, कुछ भी नहीं लिखना शुरू कर देना। और इन हर डायरेक्टिव वर्ड्स का क्या मतलब है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अ सेकेंड क्लास इन दिस सीरीज। तो कलम इनिशिएटिव के अंडर ही सेकेंड सीरीज, इसमें सेकेंड वीडियो आएगी जिसमें हम डायरेक्टिव वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे कि जब क्वेश्चन में लिखा हो कमेंट तो आपने किस तरीके से सोच के आंसर लिखना है। जब लिखा है डिस्क्राइब तो आपने कैसे आंसर को अप्रोच करना है। जब लिखा है डिस्कस तो क्या लिखो आंसर में, क्या किस तरीके का आपका आंसर का स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। तो ये डायरेक्टिव वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आंसर का स्ट्रक्चर होगा। तो इनके लिए एक सेपरेट क्लास आएगी, बिकॉज अगर मैं इसी में ही सब कुछ इंक्लूड कर दूंगी तो वो बहुत एक लेंदी क्लास हो जाएगा। सो आई विल पुट अ सेकेंड क्लास, सेपरेट क्लास, इसी सीरीज के अंडर, कलम उठाओ इनिशिएटिव के अंडर आई विल पुट अ सेकेंड वीडियो डिस्कसिंग दिस डायरेक्टिव वर्ड, राइट। तो फर्स्ट स्टेप आंसर राइटिंग में समझ गए क्या है, क्वेश्चन समझना, राइट, एंड डायरेक्टिव देखना कि कौन सा डायरेक्टिव दिया है। सेकेंड इज यू हैव टू बी कंसाइज। कंसाइज का क्या मतलब है, आलतू फालतू इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है कि अब मुझे बहुत पता है प्रियम्बल के बारे में, मान लो क्वेश्चन आया और आप सारा प्रियम्बल लिखने बैठ गए। नो, क्वेश्चन जो पूछा उस चीज को एड्रेस करो, बी कंसाइज एंड रेलेवेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देना है, ये नहीं है कि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सो इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, राइट। देखिए कंसाइज क्यों है, दो तरह के क्वेश्चंस हैं। टाइप वन क्वेश्चन जो आएंगे आपके 10 मार्कर्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 150 वर्ड्स में लिखना है आंसर। तो 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो देखिए वर्ड्स कितने कम है। तो फालतू इंफॉर्मेशन लिखने के लिए तो वैसे भी ना तो समय है, देखो एक तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, 8 मिनट्स। अगर आलतू फालतू लिखोगे तो एक क्वेश्चन में लिख पाओगे, दो में लिख पाओगे, क्वेश्चन ही पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो टाइम भी आपके पास क्या है, लिमिटेड। दोनों चीजें लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड वर्ड्स। वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट क्रॉस करोगे तो पेनाल्टी लगता है। बहुत सारे आंसर आप मार्कशीट्स देखना निकाल के, टॉपर्स की या स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो समटाइम क्या है, पूरे मार्क्स में GS1 में कितना आया, 2 में कितना आया, 4 में कितना आया, पूरा लिखने के बाद एंड पे लिखा होता है पेनाल्टी मार्क्स। तो वो भी होते हैं, कई बार पेनाल्टी मार्क्स भी कट जाते हैं। तो पेनाल्टी एक किस अलग अलग चीजों की पेनाल्टी लगती है, लेकिन एक पेनाल्टी है दिस वर्ड लिमिट को ब्रीच करना। अगर आपने जितना वर्ड लिमिट उन्होंने दिया है उसको क्रॉस कर रहे हो तो क्या है, आपको नेगेटिव मार्क मिलेंगे उस चीज के लिए, राइट। तो दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसाइज एंड राइट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन से रेलेवेंट है, टॉपिक से नहीं, क्वेश्चन से रेलेवेंट है। जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके उस पे आपने स्टिक करना है, आलतू फालतू कुछ भी नहीं लिखने लग जाना है, राइट। एंड अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब मुझे पता है, मेरे को कुछ ज्ञान है और मुझे वो बांटना है, आंसर राइटिंग उसके लिए नहीं है, मेंस का शीट इस चीज के लिए नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं बांट दूं। नो, जो पूछा है उसका आंसर दो।
अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है, राइट। तो एक टाइप के क्वेश्चन है जो 10 मार्क के आएंगे, जिसका 150 वर्ड है, और दूसरी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपने 250 वर्ड्स में लिखने हैं। तो ये आपके वर्ड लिमिट्स है, आपने क्या है इनको ब्रीच नहीं करना है। दैट इज वाई यू हैव टू बी यू शुड बी व्हाट, बी कंसाइज। अगर आप समझ रहे हो कि आंसर राइटिंग बेसिकली यही चेक कर रहा है कि क्या आप इस काबिल हो कि आप सिविल सर्वेंट बन सकते हो कि नहीं। तो एक अच्छे सिविल सर्वेंट को क्या है, कोई फॉर एग्जांपल वो मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आप कभी सिविल सर्वेंट्स को देखो, दे गिव वेरी कंसाइज स्टेटमेंट, वो ऐसे लंबी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, राइट। तो वही स्किल यहाँ पे चेक हो रही है। तो यू हैव टू बी व्हाट, वेरी वेरी कंसाइज व्हाइल राइटिंग आंसर्स। Then next thing is substantiate your answer with facts। तो आपने उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फैक्ट, डेटा, कोई भी कोई केस स्टडी हो वो आपने क्या है बीच में ऐड करनी है, कोई रिपोर्ट ऐड करने हैं, कोई आर्टिकल नंबर आपको पता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाए कोई क्वेश्चन है, तो क्या है, यू शुड राइट आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स आई हुई अलग अलग, यू कैन साइट दैट। कोई केस स्टडी है जो आपकी नॉलेज में, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दैट। तो आपने क्या है कोई भी पॉइंट लिख रहे हो, ऐसे हवा में बात नहीं करनी है, हर कोई बात क्या है, इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड विद फैक्ट। तो क्या है डेटा के साथ, फैक्ट के साथ इंफॉर्मेशन को आपने क्या है सब्सटेंशिएट करना है। So this is very very important part of the answer writing. Then what you need to maintain clarity and coherence। तो आंसर में कोहरेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कुछ इंफॉर्मेशन, एक पॉइंट लिखा और दूसरा क्या है उससे लिंक ही नहीं हो रहा, तीसरा लिखा वो उससे लिंक ही नहीं हो रहा। देयर शुड बी व्हाट, फ्लो इन द आंसर, कोहरेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मान लो यही लिखा, क्वेश्चन आया किसी चीज के एडवांटेजेस बताओ और डिसएडवांटेजेस बताओ, और अब आप क्या कर रहे हो, पहला पॉइंट एडवांटेज बता रहे हो, दूसरा डिसएडवांटेज, तीसरा फिर एडवांटेज। तो ये क्या है, ये कोई कोहेरेंस नहीं लग रहा। तो इसकी स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर क्या हो सकती थी, पहले सारे पॉइंट्स एडवांटेजेस के बताए, बाद में कहते बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एज वेल विच आर एज फॉलोज, तो फिर डिसएडवांटेज के पॉइंट्स ऐड करते। तो क्या है इससे कोहेरेंस रहती है। आप हैपेजर्डली कुछ भी लिख रहे हो इधर उधर, उससे क्या है, देयर इज नो कोहेरेंस, नो फ्लो इन द आंसर। सो देयर शुड बी फ्लो इन द आंसर, देयर शुड बी व्हाट, कोहेरेंस इन द आंसर। एंड बहुत ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स यूज करने, एक बहुत जो मैंने देखा है चीज कि लगता है स्टूडेंट के माइंड में, एक उनको लगता रहता है कि शायद बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखनी है, कि बहुत हैवी हैवी डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे तो फिर शायद ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू राइट बेसिक इंग्लिश, नॉर्मल आपने सिंपल इंग्लिश में आंसर लिखना है, राइट। जो आपका या जो भी आपका मीडियम है, तो इफ यू आर राइटिंग इन हिंदी मीडियम तो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, बहुत कोई डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू यूज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज। कि जब आपका क्वेश्चन पढ़े तो उनको फील आना चाहिए, ओके दिस, आपकी ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ो तो फील आना चाहिए कि ओके दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, बिकॉज आप पॉलिटी का क्या है जार्गन यूज कर रहे हो, राइट। तो आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करना है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करो, तो आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करना है, उस पर ध्यान देना है, रादर देन कि आप कोई बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिखना है और क्लियर और बिल्कुल क्या है बेसिक आंसर लिखने की कोशिश करनी है, राइट। देन नेक्स्ट थिंग इज यूज डायग्राम्स।
फ्लो चार्ट्स। तो ऐसे क्या बोरिंग सा आंसर नहीं इधर से लिखना शुरू करा और बस लिखते गए और 150 वर्ड पूरा हो गया और कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। तो जहाँ जो जो डायग्राम्स यूज हो सकते हैं, अगर कोई फ्लो चार्ट यूज हो सकता है तो बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, तो क्या है, मान लो दे आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंट सॉइल्स, तो आप क्या है, यू कैन मेक द मैप ऑफ इंडिया। तो आप मैप ऑफ इंडिया बनाइए और आप मार्किंग करिए कि इधर कौन से टाइप का हो सकता है, इधर कौन से टाइप का है, इधर दिस टाइप, एवरीवेयर यू कैन व्हाट, यू कैन मार्क, यू कैन मेक अ मैप। अगर कोई मान लो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स, यू कैन मेक पाई चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स बना लो ऐसे वाले, राइट। तो यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स, यू कैन आल्सो मेक लाइक दिस, डिफरेंट डिफरेंट, मान लो डिसएडवांटेजेस लिखना है, ऐसे सर्कल बना लिया और फर्स्ट डिसएडवांटेज, सेकंड, थर्ड, ऐसे लिख सकते हो, राइट। यू कैन मेक पाई चार्ट, आपके पास कोई डेटा है तो उसको आप पाई चार्ट की इंफॉर्मेशन में एक फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो आपने क्या है आंसर को, ये प्रेजेंटेशन स्किल है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज करने हैं टू बेटर प्रेजेंट योर आंसर। अभी एक एक पॉइंट है, एक आंसर शीट है, उसमें भी सेम पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे बस लिखता गया, लेकिन एक वही इंफॉर्मेशन, ओके यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया, देन अगले पेज पे क्या कोई पाई चार्ट बना दिया, सेम इंफॉर्मेशन लेकिन प्रेजेंटेशन बेटर था तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है और ये धीरे धीरे आ जाए, किसी टेंशन नहीं लेनी है कि ओ ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कैसे लिखूंगा, फिर देखो ये सब चीजें देख के इनर्शिया आ जाएगा, लेकिन जरूर कोई बात नहीं, डरना नहीं है। अब पहले दिन फ्लो चार्ट नहीं बन जाएगा, पहले दिन आपसे बार ग्राफ नहीं बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो इट्स ओके, पर लिखना स्टार्ट करना है। अब ये सब पॉइंट सुन के आप फिर आप वही पॉइंट पे आ जाओ कि लिखना ही नहीं है, वो सब नहीं सोचना है, राइट। तो लिखना स्टार्ट करना है, ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद से आ जाएगा। Then this point we have already discussed. Then balance your viewpoints. तो आपने क्या है, आपके आंसर में your viewpoint should be balanced. तो when you are giving answer, you are giving what? Multiple perspective. एक ही एंगल से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आप मल्टीपल एंगल से, उसी चीज के बारे में आप इकोनॉमिक एंगल दे रहे हो, उसी चीज के बारे में आप क्या है इकोलॉजिकल एंगल दे रहे हो, उसी के बारे में यू आर गिविंग सोशल एंगल, उसी बात को आप पॉलिटिकल एंगल से भी डिस्कस कर रहे हो। तो व्हाट यू सोसाइटी के एंगल से भी डिस्कस कर रहे हो, इकोनॉमिक के एंगल से भी डिस्कस कर रहे हो। सो यू आर डिस्कसिंग अ सिंगल पॉइंट, अ सिंगल थिंग फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो आपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव पे फोकस करना है, एक ही चीज पे पीछे नहीं पड़ जाना कि एक ही पॉइंट को बार बार यू आर लाइक लिखे जा रहे हो, वो नहीं करना है, मल्टीपल एंगल से उसको एड्रेस करना है। So you need to introduce various angles in the answer, right? Various dimensions से उसको discuss करना है। Then you should have a balanced conclusion. ऐसे बहुत ही डिप्रेसिंग और नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देने हैं। जब भी आपने किसी क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन कैसा लिखना है, यू नीड टू राइट अ वेरी वेरी बैलेंस्ड कंक्लूजन, एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देना है। तो आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, conclusion should be what? Balanced conclusion first of all. Then it should be what? Positive in nature. Positive. अब एक आप सोचो ना, एक सिविल सर्वेंट है, उसके पास एक प्रॉब्लम है और उसके बारे में वो क्या कह रहा है, कुछ नहीं होगा, इनका ये नहीं सुधरेगा, इसका सुधार ही नहीं हो सकता, भूल जाओ, ये ऐसे ही रहेगा। तो वो कैसा लगता है, एक सिविल सर्वेंट ऐसे बात नहीं कर सकता ना, उसको क्या है पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चाहिए कि नहीं फ्यूचर में इसमें हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो मेथड भी सजेस्ट करना है। तो योर कंक्लूजन शुड बी सजेस्टिंग वे फॉरवर्ड कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपने एड्रेस करना है इन द कंक्लूजन। तो एक दो लाइन में कंक्लूजन लिखना है, दैट कंक्लूजन शुड बी व्हाट वेरी वेरी बैलेंस्ड, किसी भी एक तरफ आपने झुक नहीं जाना है। तो वो बुद्धा जी वाला मिडिल पाथ रखना है, किसी भी एक्सट्रीम को फेवर नहीं करना है। तो मिडिल पाथ हमेशा आपने अप्रोच करनी है, राइट, वाइल आंसर राइटिंग, किसी भी एक तरफ आपने बहुत झुकाव नहीं करना है।
your answer should be what? Balanced. Your perspective should be balanced. It should not lean to one side. It should be what? Balanced. Middle approach honi chahiye, middle path approach honi chahiye. And your conclusion should be what? Positive in nature, and it should suggest the way forward. तो ऐसा कंक्लूजन लिखना है आपने, और बॉडी में आपने क्या है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स लिखने हैं, राइट? देन यू हैव टू व्हाट? प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट. तो टाइम मैनेजमेंट कैसे? धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी. वही जो हमने डिस्कस किया था, आंसर लिखते टाइम क्या है, स्टॉप वॉच लगानी है, और एक क्वेश्चन कितनी देर में लिखना है? 8 मिनट्स में, और इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है. तो इससे क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगा. जस्ट अ सेकेंड, राइट? तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव हो जाएगा. देन एक चीज और जो आपने याद रखनी है, आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए. तो व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर? आपके हर आंसर में 3 पार्ट्स होने चाहिए. फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन. तो जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है, आपने उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है. आप इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो? इंट्रोड्यूस करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप उसको डिफाइन कर दो, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई करंट अफेयर न्यूज में चल रहा है, कोई करंट चीज न्यूज में चल रही है, वो ऐड कर दो, उसका रेफरेंस दे दो. या फिर आपके पास कोई डेटा है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो दे के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? तो इंट्रोडक्शन के बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं. आप उसको दूसरी किसी चीज के साथ कंपेयर करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? तो अलग अलग तरीके से आप उस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. देन देयर इज द बॉडी ऑफ द आंसर. और बॉडी ऑफ आंसर में आपने क्या लिखना है? जो उसने क्वेश्चन में पूछा, जो क्वेश्चन है, ठीक है? तो मान लो उसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछी, तो आपकी बॉडी क्या होगी? आप पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हो, बाद में डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हो, तो ये आपकी बॉडी होगी. तो जो भी क्वेश्चन में पूछा है, आपने वही बताना है. फॉर एग्जाम्पल, उसने क्वेश्चन पूछा है अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बना. तो आपकी बॉडी में क्या होगा? पहले जी किसी ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर एक हमने डिमांड करी, वो रिजेक्ट हो गई, फिर पहले प्लान आया, व्हाट, मान लो अगस्त ऑफर आया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी, वो रिजेक्ट हो गया. देन हमारे पास क्रिप्स मिशन आया, वो रिजेक्ट हो गया. फाइनली हमारा क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी. तो ये सब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि दिस ऑल वुड कम इन बॉडी. तो बॉडी में आपका क्या है? मेन कंटेंट, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है. क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका आंसर आपने कहाँ देना है? इन द बॉडी. इसी में आपने इंट्रोड्यूस करने हैं वो सब. यहीं पे आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, यहीं पे आपने मैप्स बनाने, यहीं पे आपने डेटा देना जो भी आपके पास है, राइट? एंड व्हाट इज द लास्ट थिंग? And what is the last thing after body? Third point of answer writing is third is conclusion. तो आपने बाद में उस आंसर को कंक्लूड भी करना है. और हमने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए. वे फॉरवर्ड लिख दो. कोई सजेशन है आपके पास, वो दे दो कि ये चीज ऐसे इंप्रूव हो सकती है, राइट? तो वो सब आपका कंक्लूजन होगा, राइट? तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा आपके आंसर का. तो क्या स्ट्रक्चर होगा? तो ध्यान से याद रखना है. सबसे पहले देयर शुड बी व्हाट? इंट्रोडक्शन लिखनी है आपने. देखो, हेडिंग नहीं डाल देना इंट्रोडक्शन का, सीधा लिखना शुरू कर देना है, राइट? देन सेकेंड इज यू हैव टू एड्रेस द क्वेश्चन इन द बॉडी. एंड थर्ड ऑफ ऑल, देयर शुड बी अ कंक्लूजन टू द आंसर. सो ऐसा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट? हेडिंग्स नहीं डालनी कि इंट्रोडक्शन लिख के और फिर बाद में लिखने लग गए. नो, ऐसे नहीं करना. नो हेडिंग्स. बस इंट्रोडक्टरी एक लाइन लिखनी है, देन मेन पॉइंट को एड्रेस करना है, और फाइनली क्वेश्चन को क्या कर देना है?
कंक्लूड कर देना है। तो ये तीनों पॉइंट्स एड्रेस होने चाहिए। ये नहीं है कि बॉडी लिख के उसने एडवांटेजेस मान लो और डिसएडवांटेजेस पूछे, आपने एडवांटेजेस लिखे, डिसएडवांटेजेस लिखे और क्वेश्चन खत्म। नहीं, यू हैव टू कंक्लूड द आंसर ऑल्सो, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक while concluding. एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी कलम इनिशिएटिव के अंडर आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाउ यू विल गेट योर आंसर्स इवेल्युएटेड, तो हाउ विल आई इवेल्युएट योर आंसर्स? तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, एक प्लेन शीट लेनी है, अभी क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी समझाऊंगी। तो आपने एक प्लेन शीट लेनी है, क्वेश्चन लिखना है, देन आंसर लिखना है, उसका एक स्कैन पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ भेजना, अभी फोटो मत भेजना, उसमें क्लैरिटी नहीं आएगा। सो यू हैव टू सेंड मी द स्कैन पीडीएफ, एंड कहाँ पे भेजना है, टू माई टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम। तो आपने इस टेलीग्राम चैनल को क्या है, ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे यू हैव टू सेंड योर scanned PDF. So I will what read your answers, I will give you then, इसके बाद में आपको फीडबैक मिलेगा। तो चेक करवाने के लिए, इवेल्युएट करवाने के लिए आपको आंसर भेजने हैं यूपीएससी विद संदीप मैम पे, राइट? So this is a free initiative. So I just want to develop the आंसर राइटिंग का एक हैबिट, तो उसी के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया। So this is free of cost, this is not paid. So for the time being, it is free of cost. So you will send your answers to the channel UPSC with Sandeep ma'am, right? अब कैसे शीट पे आंसर लिखने और कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक देखिए सैंपल आंसर शीट है, जो आपको जब आप मेंस लिखने जाओगे तो आपको ऐसी शीट मिलती है, राइट? तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ये फ्रंट पेज है। तो यहाँ पे आपने क्या है, अपना नाम लिखना है, मीडियम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, राइट? तो ऐसे आपको एक शीट मिलेगी, लेकिन अब मैं आपको आगे से दिखाना चाहती हूँ। ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी मिलती है। मैंने बोला था ना कि इफ यू डोंट ओबे द रूल्स तो पेनल्टी लगेगी। तो ये सारी इंट्रोडक्शन में आपको क्या है, सारा वो बताएंगे इंस्ट्रक्शंस की क्या क्या फॉलो करना है, राइट? अभी यहाँ से क्या है, आपका ऐसी शीट मिलेगी बिल्कुल आपको सेम। तो क्या समझे, पहली बात तो इट इज अ प्लेन शीट है, लाइंस ड्रॉ नहीं है। तो आपने जब मुझे पीडीएफ भेजना है आंसर लिख के, तो आपने भी क्या है, विदाउट लाइंस वाली शीट पे लिखना है, विदाउट लाइंस वाली, लाइंस नहीं ड्रॉ हुए नहीं चाहिए, प्लेन शीट पे, राइट? तो आपने प्लेन शीट पे लिखना है और भेजना है अपना आंसर। और इसी तरीके से मार्जिन ड्रॉ करने, तो दोनों तरफ मार्जिन है। आंसर कितने में लिखना है, यहां से लेके यहां तक लिख सकते हो, इधर और इधर नहीं लिखना है। मार्जिन में आपने नहीं लिखना है, मार्जिन में आप कुछ भी लिखोगे वो इवेल्युएट नहीं होगा। ये देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट इन दिस मार्जिन, इसमें नहीं लिखना है। इवन आपने जो नंबरिंग करनी है पॉइंट्स की, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वो भी आपने मार्जिन के अंदर करना है। मार्जिन के बाहर अगर नंबरिंग करोगे तो वो नहीं देखेंगे। सो एवरीथिंग विच इज रिटन इनसाइड सिर्फ वही पढ़ी जाएगी, जो इस तरफ लिखी है या इस तरफ लिखी है उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, राइट? तो आपने क्या करना है, आपने भी प्लेन शीट्स लेनी है। So मान लो this is your plain sheet, so you have to draw two margins ऐसे, right? एंड यहाँ पे आपने लिखना है क्वेश्चन, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख देना है, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग आंसर, यहाँ पे आपने सारा आंसर लिखना है, राइट? और हर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये 150 वर्ड्स का है और क्या ये 250 वर्ड्स का है। तो हर क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट इन्फॉर्म्ड होगी, तो वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है, वर्ड लिमिट फॉलो करनी है और उसी वर्ड लिमिट में आंसर लिखना है। अभी ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आंसर इन 150 वर्ड्स, और कितने मार्क्स हैं, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट? और अगर ध्यान से पढ़ो तो जैसे हमने बोला था
कि हर क्वेश्चन में क्या होगा, एक डायरेक्टिव होगा। इसमें डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस। तो क्वेश्चन क्या है, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। तो क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उससे हमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में, हमारे एंशियंट आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो क्या बताना है आपने, लिंक करना है एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर के साथ। किसको, कि एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर को समझने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन उसमें से एक सोर्स क्या है, व्हाट, रॉक कट आर्किटेक्चर। तो उनका एक सोर्स है रॉक कट आर्किटेक्चर। तो आपने बताना है कि कैसे रॉक कट आर्किटेक्चर पढ़ के हमें हिस्ट्री कल्चर आर्ट का पता चलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। देन वो क्या कह रहे हैं, डिस्कस करो। तो ये जो लाइन लिखी है इसमें जो बात समझे हो उस बात को डिटेल में क्या है, डिस्कस करो। तो डिस्कस करने के लिए बोला, तो आपने यही पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। अब एक चीज और देखो, ये था 150 वर्ड का, और इसमें आपको कितनी शीट मिली है, तो कितनी स्पेस मिली है आपको लिखने के लिए, वो देखो। जी, अब देखिए, अरे यार, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। और आपको ध्यान से देखो, दो शीट्स छोड़ी है और के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। इट मीन्स पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट्स मिलेंगी आपको, 2 शीट्स। अब ये नहीं 2 शीट्स पूरे भर दो, वर्ड लिमिट भी याद रखनी है 150 वर्ड। 2 शीट्स उन्होंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि सबका हैंडराइटिंग का साइज क्या है, सबका हैंडराइटिंग का साइज अलग अलग है। कुछ लोग बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग छोटा लिखते हैं। तो आप 150 वर्ड्स का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 1.5 शीट में आपका आंसर होना चाहिए। 1.5 शीट में आंसर, अगर आपकी नॉर्मल साइज है हैंडराइटिंग की। अगर बहुत स्मॉल है तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत छोटा छोटा मत लिखो, आप एक लिजिबल साइज रखो, राइट। तो ऐसे ही पूरा शीट में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से 10 मार्क्स का है, तो 2 शीट्स छोड़ी होंगी, राइट। तो ऐसे पूरी आपको आंसर बुकलेट मिलेगी वहां पे आंसर लिखने के लिए, समझ गए। तो ऐसे ही जब आपने आंसर मुझे सबमिट करवाने हैं तो बिल्कुल ऐसे शीट बना के सबमिट करवाने हैं। देन आई वांट टू शो यू सम सैंपल आंसर्स ऑफ सम टॉपर्स आल्सो, कि आपको आइडिया हो कैसे आंसर लिखा जा सकता है। So this is answer of a topper. I think this is the answer sheet of विशाखा यादव। इन्होंने बहुत बढ़िया आंसर लिखे हैं। तो आप इनके आंसर शीट से क्या है, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आपने आंसर लिखना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन क्या है, reservation of seat in legislature is needed to ensure more meaningful political participation of women and to make the democratic process truly inclusive. Discuss the statement in the light of 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो उस टाइम पे 108 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल न्यूज में होगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज क्वेश्चन का फोकस क्या है कि रिजर्वेशन जो होगी विमेन के लिए, उससे क्या होगी, एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगी विमेन की, और डेमोक्रेसी क्या है, इंक्लूसिव हो जाएगी। तो इसी चीज को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रू द हेल्प ऑफ प्रियम्बल, राइट। अब उन्होंने बोला डिस्कस दिस स्टेटमेंट, तो उन्होंने इम्पैक्ट लिख दिए
कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं रिजर्वेशन के, जेंडर जस्टिस, एम्पावरमेंट, राइट। देन शी ऑल्सो कंक्लूडेड, देखिए, India is signatory to CEDAW Convention. So 108th Amendment Bill is a welcome step in the gender justice movement. तो ऐसे आपने भी क्या है कंक्लूड करना है। तो मेरा आपको दिखाने का एजेंडा यही रहा। देखो उन्होंने आर्टिकल नंबर्स यूज करें, तो आपने क्या सब्सटेंशिएट करना है, एग्जांपल्स दिए, केसेस के एग्जांपल्स दिए, इंदिरा स्वानी जजमेंट। देन आप स्ट्रक्चरिंग देखिए, पॉइंट्स सब कुछ इधर लिखा है इनसाइड द मार्जिन, राइट। देन शी हैज गिवन वेरियस, जैसे ये शेड्यूल 6 लिखा है तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालिए। तो दिस वाज टू शो यू द कि आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है। देखिए, तो ये एक फ्लो चार्ट सा बनाने की कोशिश करिए, लाइक दिस, राइट। तो उससे क्या प्रेजेंटेशन बढ़िया लगता है। अभी अगर ये ज्योग्राफी का आंसर होता तो आपको मैप्स भी दिखते, मैप्स बने होते। तो ये था आज का हमारा इनिशिएटिव के बारे में बात, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई होप आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और टाइमली आंसर्स भेजेंगे, एंड एवरी संडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द आंसर्स। So this was all about Kalam Uthao initiative, and I would suggest that please share and subscribe this video, that और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो, और जो आंसर राइटिंग में थोड़ा खुद को वीक फील करते हैं, दे शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर। तो आपने शुरू करना है, कलम उठानी है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि आपने इवेल्युएशन के लिए आंसर्स कहाँ पे भेजने हैं। यू हैव टू सेंड इट टू यूपीएससी विद संदीप मैम, इस टेलीग्राम चैनल पे भेजने हैं आंसर। So subscribe this channel, UPSC with Sandeep ma'am. So we are going to start Kalam Uthao initiative from today onwards only. So 29th of July से ही आपको क्या है फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के 2 क्वेश्चन आपको चैनल पे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। So I hope you will like this initiative. For more suggestion, feel free to write in the comment section. Thank you so much, aspirants. Have a great day. Thank you.